देखो 12th में हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। किसको? उप संयोजकता। इसको हम लोग बहुत ही अच्छा से 12th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। देखो ये क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड होता है कितने किस्म का? 2 किस्म का। हम लोग क्या पढ़े? एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और एक पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जो शेयरिंग से बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जिसपे दोनों हो जाए, जिसपे ट्रांसफर से भी बॉन्ड बने और शेयरिंग से भी बॉन्ड बने, उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये अक्सर किस ब्लॉक एलिमेंट के साथ होता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ होता है। किस ब्लॉक एलिमेंट के साथ होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है, ये जो बीच में ग्रीन वाला जितना है, इस सब के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आया समझ में? ठीक है, जहां पे शेयरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों होते रहता है, यानी कि शेयरिंग भी होता है और ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, और इस बॉन्ड से जो बनता है उस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए NH3 जानते हो? NH3। ठीक है, तो NH3 में एन के आउटरमोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? एन क्या होता है? N7 होता है ना, आटोमिक सॉलिड में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बन गया, क्या इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, प्लस BF3। क्या है? BF3। बताओ इसके आटोमिक सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? BF3 का है। बी मतलब क्या हो गया? ब्रोन। B4 ब्रोन। आटोमिक सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। आटोमिक सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके भी, इसका आउटरमोस्ट सॉलिड क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों फ्लोरीन से क्या हो गया? बॉन्ड बना लिए। ठीक, तो इसमें कोई लोन पेयर है? इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे है ना लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? बचा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये वाला इस पे ट्रांसफर होके इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ? इसके साथ। तो देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड। और इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया? बन गया। ठीक है, पहले इस दोनों के बीच में सौ बॉन्ड बना था कि नहीं बना था? ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बॉन्ड बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, तो यही जो बॉन्ड बना और ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसा कुछ, NB के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और NH3 पहले से था ही था, तो अब ये जो बॉन्ड होगा इसको तीर से दिखाएंगे, और इसका जो हाइड्रोजन है इधर रहेगा और इसका जो फ्लोरीन है इधर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड उपलब्ध हो गया। क्या हो गया? दोनों बॉन्ड उपलब्ध हो गया। उसको दर्शाते क्या चीज से है? तो तीर से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं? तीर से। ठीक है, और ऐसा ही बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके क्या क्या गुण होंगे जब ऐसा बॉन्ड बना है जहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, तो इसका क्या गुण होगा? तो देखो गुण में हम लोग क्या देखते हैं, कितना जल्दी गल सकता है? तो गलनांक और कथनांक। क्या देखते हैं? गलनांक और कथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम ही बताओ, इनके गलनांक एवं कथनांक शुद्ध आयोनिक यौगिक से कम तथा शुद्ध सहसंयोजक यौगिक से अधिक होते हैं। ठीक है, एक शुद्ध जो आयोनिक यौगिक होगा उससे क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये जो आयोनिक बॉन्ड बना है, ये जो आयोनिक बॉन्ड बना है, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा होगा, यानी कि इस दोनों के बीच में लाई करेगा। इस दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कहाँ लाई करेगा? इससे कम होगा लेकिन इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, घुलनशील, यह ध्रुवीय विलयकों में अत्यंत कम घुलनशील होता है। क्या होता है? ध्रुवीय में, ध्रुवीय में क्या होता है? बहुत ही कम घुलनशील होता है। लेकिन
कार्बोनिक यौगिक में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, घुल जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, घुल जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जल्दी नहीं घुलता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बंद, यानी कि इसके बीच में जो बॉन्ड है कितना मजबूत होगा, इस दोनों के बीच में बॉन्ड जो है कितना मजबूत होगा। तो क्या है, ये बंध दृढ़ तथा दिशात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं, दृढ़ मतलब कि मजबूत होते हैं और दिशात्मक होते हैं, यानी कि उसमें दिशा होता है। देखो यहाँ पे एरो से दर्शा रहा है कि कौन किसको दिया है, तो ये दिशा युग है, यानी कि इसमें दिशा है ना, इसमें क्या है, दिशा है। उसके बाद अतः उप संयोजकता यौगिक समयोता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत चालकता, क्या इसमें विद्युत चालकता होगा, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहा है तो विद्युत चालकता तो उपस्थित होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो यह विद्युत के अच्छे चालक नहीं है, ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं है, अच्छे चालक नहीं है मतलब कुचालक तो नहीं कह रहा है ना, अच्छे चालक नहीं है। ठीक है, एक अच्छा चालक नहीं लेकिन चालक तो है। ठीक है, उसके बाद इनमें विलीय अवस्था तथा गतिज अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें विलीय अवस्था में, किस अवस्था में, अगर इसको घोल दिए हुए, क्या कर दिए हुए हैं, घोल दिए हुए हैं, उस अवस्था में इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुचालक ही समझ लो, क्या समझ लो, अच्छे चालक नहीं है, थोड़ा मोड़ा होता है, थोड़ा मोड़ा को उसको अधिक कर दो। ठीक है, ये अच्छा चालक नहीं है, अगर इसको हम घुला भी देते हैं तो उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ना ही इलेक्ट्रोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट तो अच्छा से है नहीं, और ये कोवैलेंट भी नहीं है, दोनों का क्या है, बीच का है, इसमें दोनों मिक्स है। आगे पारावैल्यता का मान, ऐसे यौगिक जिनमें उच्च बंध होता है उनमें पारावैल्यता स्थिरांक का मान उच्च होता है। तो इसमें पारावैल्यता क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं बॉन्ड पेरीमीटर, जो कि आज का टॉपिक, आज का क्या टॉपिक है, बॉन्ड पेरीमीटर, यानी कि क्या क्या कैसे हम नापते हैं, जोखते हैं कि बॉन्ड कितना लंबा बना हुआ है और कैसा बना हुआ है। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है तो बोलो अभी। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। ठीक है, HCl, चाहे NaCl, चाहे क्या है, Na है और Cl। तुम बताओ Na और Cl में कौन बड़ा होगा, Na बड़ा होगा और Cl क्या होगा, छोटा होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा Na का साइज है और मान लेते हैं ये हमारा Cl का साइज, किसका साइज है, Cl का साइज। ठीक है, समझने की कोशिश करो, सब एक बार में समझ में आ जाएगा। ये हमारा Na का साइज है और ये हमारा किसका साइज है, Cl का साइज। तो जब ये अलग अलग है तो ये साइज होगा, लेकिन जब ये जुटेगा क्या होगा, जुटेगा तो कैसे जुटेगा, तो दोनों घसक के सट जाएगा, यानी कि इसके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। तो कैसा होगा, तो ये हमारा Na होगा और इससे सटले ये हमारा Cl हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी कैसे नापेंगे, तो यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी, तो यहां से कहने का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये कौन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से इसका दूरी अगर r होगा और इसका दूरी अगर स्मॉल r होगा, ठीक है, चाहे इसका दूरी r1 मान लो और इसका दूरी r2 मान लो। ठीक है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, r इजिकल से क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कितना अलग है, तो r1 प्लस r2 का डिस्टेंस है ना। हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन तो तुम जानते हो कि एग्जिस्ट कि कैसे एग्जिस्ट करता है, घूमते रहता है चारों तरफ, तो क्या उससे हम कोई चीज घूम रहा है उससे हम पकड़ के कोई चीज नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते हैं, तो किससे नापेंगे हम लोग, न्यूक्लियस जो कि फिक्स होता है, कौन फिक्स होता है, न्यूक्लियस। तो यहीं से ना दूरी नापेंगे, तो यहाँ से इसका रेडियस नाप लेंगे और यहाँ से इसका रेडियस नाप लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, तो ये दोनों एक दूसरे से r1 प्लस r2 के दूरी पे है, मतलब कि इस बॉन्ड का जो लंबाई है ये हमको पता चल गया। हाँ, ये जो बॉन्ड बना है इसके बॉन्ड के बीच में लंबाई, देखो Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा ना,
एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, बनेगा ना। तो इस बॉन्ड का लंबाई कैसे पता चलेगा? देखिए दोनों के बीच के न्यूक्लियस का जो दूरी है वही इस बॉन्ड के क्या है? लंबाई। यही इस बॉन्ड का क्या है? लंबाई। तुम क्या कर रही है जी? कल 6 क्वेश्चन दिए थे ना, क्या वो याद करके आई? लिखो तो बिना देख। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? बॉन्ड का लंबाई किसको कहते हैं? इस केस में किसी को दिक्कत है? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? इसको हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखो इसको ज्ञात करने का हम लोग बताओ न्यूक्लियस का खोज कैसे किए थे? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए थे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। याद है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये सब समझ। ठीक, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था? सब जगह से पास हो गया था और बीच में से बैक आ गया था। बीच में से क्या आ गया था? बैक आ गया था। आ गया था अल्फा पार्टिकल जो था इस बीच में से क्या आ गया था? बैक आ गया था। तो जिसे NaCl को रख देंगे, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिर से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो हमको इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? दिखाई देने लगेगा। और इस दोनों के बीच का हम क्या कर लेंगे? डिस्टेंस क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। जैसे कि अल्ट्रासाउंड होते हुए देखे किसी को? है देखो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, बहुत सारा इसमें भी रे जाता है, निकलता है उस मशीन से और शरीर के आर पार जाता है। ठीक है, तो अगर शरीर में कुछ होगा ऐसा कंपाउंड तो उस पर से रिफ्लेक्ट बैक मारता है। क्या मारता है? रिफ्लेक्ट मारता है पीछे की तरफ और वो मशीन में फिर से क्या हो जाता है? कैद हो जाता है और वहां पर तुमको दिखाई देता है। ठीक है, और उसमें दोनों का जो पॉइंट होता है कितना बड़ा, मान लो पत्थर है तो कितना बड़ा है, तो उसी पे क्या करता है? मेजरमेंट करता है कि नहीं करता है? मशीने पे ऐसे रेट नाप लेता है और वहां पे मेजरमेंट का अथी लगा लेता है, बन जाता है, पता कर लेता है। जैसे कि जमीन उमीन ना पाते तो अभी देख रहे हो, हाँ तो मैप इतना ही बड़ा होता है लेकिन जमीन कितना ज्यादा बड़ा है ना। तो उसमें कैसे वो स्केल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ कि इस पे एक मतलब कि वहां पे इतना के बराबर है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग मशीन में इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड कर देते हैं। बम्बार्ड करने के बाद दोनों का न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। और दोनों अगर जुड़ा हुआ है तो इस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी है यही ना बॉन्ड का दूरी है। यही किसका दूरी है? बॉन्ड का दूरी है। तो वही कह रहा है अबंध लंबाई के स्पेक्ट्रमी एक्स किरण, कौन सा किरण? एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि के सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे दो बंधिता परमाणु के मध्य बंध लंबाई प्राय दोनों बंधिता परमाणु के सहसंयोजन त्रिज्या के योग के बराबर होता है। यही बात कर रहा है। अगर दो परमाणु एक साथ मिला हुआ है तो इसका बंध का लंबाई किसका होगा? तो दोनों के रेडियस के क्या होगा? सम के बराबर होगा। दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। ठीक, आगे एक ही अणु में अवंदित से दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजन त्रिज्या कहलाता है। ठीक, क्या कह रहा है? सहसंयोजन त्रिज्या किसको कहेंगे? सहसंयोजन त्रिज्या किसको कहेंगे? तो ध्यान से सुनो, सहसंयोजन त्रिज्या, ये सहसंयोजन बन गया। अब इसको एगो रिलेटेड एगो गोला बना दो। क्या बना दो? इससे रिलेटेड एगो गोला बना दो और इसके बीच को ही क्या कहेंगे? सहसंयोजन त्रिज्या कहेंगे। मान लो ये डायमीटर हो गया, R1 प्लस R2 क्या हो गया? डायमीटर हो गया। इसको 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। इसी को क्या कहेंगे? सहसंयोजन त्रिज्या कहेंगे। सहसंयोजन त्रिज्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर, व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है ना। बस वही चीज करा। एक ही अणु के संबंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी को आधा भाग सहसंयोजन त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, आगे दो निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणु के अंत नाभिक की दूरी
के अधिक भाग को वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और दो गो ऐसा अगर बॉन्ड बन जाए, कैसा बॉन्ड, मान लो Cl2 और Cl2 के बीच का जो दूरी है, Cl2 और Cl2 के बीच का जो दूरी है, ये दो गो अणु बना हुआ है, तो दो गो अणु एक दूसरे में चिपक नहीं सकता, नहीं ना चिपक सकता है जी। मान लो कि बोतल उतल रखा देखिए, चाहे बहुत चीज रखा हुआ देखिए, दोनों एक साथ चीज नहीं ना चिपक सकता है। तो ये जो दोनों के बीच में जो दूरी है, उसी को ना हम लोग का घर किस चीज से बढ़ता है, तो किससे बढ़ता है, बाउंड्री से ही ना बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से अलग रहता है, तो किसी न किसी फोर्स से क्या रहता होगा, अलग रहता होगा। जैसे कि ये दोनों को एक साथ रखें, रखे ना, तो ये चिपक गया, क्या हो गया, चिपक गया। अंडा देखियो, अंडा ट्रे में रखाता है, तो एक दूसरे से हल्का हल्का अलग रहता है कि नहीं रहता है? रखने का तरीका में देखो, उसका जो खंड बनाया था क्या होता है, अलग अलग। और इसी अगर इलेक्ट्रॉन होगा कहीं पे सजाया जाएगा, तो वो भी तरीका नहीं तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। वो जो थोड़ा सा अलग अलग है, इसी को बाउंड्री वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड्री वाल। ठीक है, और ये जो फोर्स के कारण आते हैं, उसी को बाउंड्री वाल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, बाउंड्री वाल फोर्स कहते हैं। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? आगे, किसी परमाणु के बाउंड्री वाल त्रिज्या परमाणु के सहसंयोजन त्रिज्या से बड़ा होता है, और इसका जो बाउंड्री वाल त्रिज्या होता है, इसके सहसंयोजन त्रिज्या से क्या होता है, बड़ा होता है। किस त्रिज्या से, सहसंयोजन त्रिज्या से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, आगे, बॉन्ड लंबाई निम्न कारणों पर निर्भर करता है, और ये जो बॉन्ड का लंबाई है, ये कुछ कारण है जिसपे क्या करता है, निर्भर करता है। हम लोग उसको देखने वाले हैं। ये जो समझ में आया, बॉन्ड का लंबाई कितना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, समझ में आ गया। और हम लोग करते हैं कि बॉन्ड का लंबाई कितना लंबा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, कितना लंबा होगा ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला परमाणु का आकार, सबसे पहला क्या है, परमाणु का आकार, यानी कि परमाणु कितना बड़ा है। ध्यान से देखो, जितना रेडियस का वैल्यू होगा, जितना रेडियस का वैल्यू होगा, अगर ये बड़ा होते जाएगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टली सम हो रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर रेडियस, ये वाला रेडियस बड़ा होगा तो ये भी रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इसमें से ये भी बड़ा होगा तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि जितना बड़ा एटम होगा उतना ही बड़ा उसका रेडियस होगा, और उतना ही बड़ा बॉन्ड बनेगा, उतना ही बड़ा क्या बनेगा, बंद बनेगा। मान लो एगो हम इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन रख दिए और एगो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन रख दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड, तो रेडियस बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, रेडियस क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बॉन्ड का भी रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड करता है, तो एटॉमिक रेडियस पे, ये एटम कितना बड़ा है, कि एटम कितना बड़ा है। ये चीज समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, बॉन्ड की संख्या पे, बॉन्ड की संख्या पे देखो, ये पहले भी बताए हुए। देखो, अगर किसी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो दूरी ज्यादा रहेगा। ध्यान दो, मान लेते हैं दो आदमी इसे खड़ा है और हमारे बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम अपना हाथ ऐसे कर लेंगे, और यहाँ बताते हैं। देखो, अगर हम लोग के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो तुम उधर जितना टाइट हो सकती हो, ऐसे बॉन्ड हो सकता है, हो सकता है। तो देखो दूरी कितना ज्यादा है ना, दूरी कितना ज्यादा है, दिख रहा है, मेरा हाथ का दूरी और उसके बाद उसका हाथ का दूरी, दोनों क्या हो गया, जुट गया। ठीक है, यही अगर डबल बॉन्ड होगा तो घूमो, देखो, अगर डबल बॉन्ड होगा तो नजदीक हुआ, उससे ज्यादा नजदीक हुआ। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, मान लो अपना नाक से बोले झोटा से मुंह से नाक काट लिए, ठीक है, तो 3 को बॉन्ड हो गया, तो अब 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, और करीब हो जाएगा। तो देखो, सिंगल बॉन्ड था तो दूर था, सिंगल बॉन्ड था क्या था, दूर था। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था, तो बॉन्ड ऐसे बनल था, हेलो जी, हाय जी, कल मिलेंगे जी, है ना। अब मान लो कि पहले तो दोस्त था, अब क्या हो गया है कि अड़ोसी पड़ोसी भी हो गया, अगल बगल का आदमी हो गया है, और लेन देन चालू हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, कभी उसको पैसा कम जरूरी पड़ता है, तो अब मान लो पैसा का भी लेन देन होना शुरू हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और तीसरा, अब दोनों आदमी खाना वाना भी खाने लगा है एक दूसरे के। ठीक, तो ये तीसरा बॉन्ड हुआ। ठीक, तो देखो, जब ये वो चीज के लिए था, तो चलो हाय वाला बॉन्ड, कि हाँ कल स्कूल जाएगा ना, ना जाएंगे, हो गया, हाय बाय में खत्म। दूसरा क्या बंद हो गया, तो दूसरा अब था, दोनों के पास एक मोटरसाइकिल था, दोनों के पास क्या था, एक मोटरसाइकिल था, तो स्कूल जाता था, दोनों एक साथ जाता था, है ना। और तीसरा क्या हो सकता है, अब दोनों भाई भाई है, मान लो, या दोनों अगल बगल में रहता है, दोनों कहाँ रहता है, अगल बगल में। तो बॉन्ड जैसे जितना तरीका से ज्यादा उससे कंसल्ट हो रहा है,
उतना अधिक मजबूती बॉन्ड बना के नहीं बना, फैमिली के रिलेशन। उसी प्रकार यहाँ भी हुआ, मान लो पहले सिंगल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ होता है, आदान प्रदान होता है, शेयरिंग हो। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन के साथ आदान प्रदान होता है। और ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आदान प्रदान। इतना ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, डबल बॉन्ड उससे छोटा होगा और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। कोई दिक्कत? अब है सरल अणुओं को लुईस निरूपण। तो देखो लुईस स्ट्रक्चर तो हम पढ़ा दिए हैं। लुईस स्ट्रक्चर क्या कर चुके हैं? पढ़ा दिए हैं। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो किसी के भी आउटर मोस्ट सॉलिड में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को जब हम बिंदु से दर्शाते हैं उसी को क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। कहते हो जाएगा पेज उल्टा गया। अच्छा उल्टा आ गया, वही तुम कही तुम पढ़ा चुके हैं। अगला क्या है? बंदों की संख्या खत्म हो गया। बॉन्ड की संख्या समझ गया कि बॉन्ड की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। 3 तक पॉसिबल है, चौथा 4 को बॉन्ड नहीं बनता, नहीं ना बनता। आगे संकरण अवस्था यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यानी कि किस हाइब्रिडाइजेशन में? एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है, या एसपी में है, sp2 में है या sp3 में है। इस पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। इस पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो देखो जब कोई तत्व अपने यौगिक के भिन्न भिन्न संकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो उनके अबंध लंबाई संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। तो उसका जो लंबाई होगा उस पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। मान लो कि कोई पी ऑर्बिटल में है और कोई डी ऑर्बिटल में है, तो जो डी ऑर्बिटल में है या sp ऑर्बिटल में, एस और पी ऑर्बिटल में है, एस और पी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एटम है और ये एस ऑर्बिट होता है? और ये हमारा एटम है, ये हमारा पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? और ये हमारा एस है और डी ऑर्बिटल कुछ 3 रीजन में चला जाता है। ठीक। और जब एस पी एक साथ हो गया तो क्या समझे? दोनों ऐसे, दोनों ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है ये एसपी पार्ट है कि नहीं? ये वाला कौन सा पार्ट है? एसपी ऑर्बिटल का पार्ट। समझ में आया? ठीक है। तो sp या sp2 या sp3 इसमें से किसी में भी रहे तो s ऑर्बिटल का गुण 50% और p ऑर्बिटल का गुण 50%। किसमें? sp ऑर्बिटल में। जब sp2 हो जाएगा तो s ऑर्बिटल का गुण 33% और p ऑर्बिटल का गुण कितना परसेंट? 66% हो जाएगा। ठीक है। और अगर sp3 हो जाएगा तो 25% और 75%, यानी कि s ऑर्बिटल का गुण उसमें 25% और p ऑर्बिटल का गुण उसमें कितना परसेंट? 75% तक रहता है। ठीक है। तो p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से ज्यादा दूर होता है। समझ में आ रहा? आगे अतः जिस संक्रमण संख्या में s% गुण अधिक होगा वह आकार क्या होगा? छोटा होगा। आ गया समझ में? s ऑर्बिटल क्या होता है? छोटा होता है। p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। तो अगर s ऑर्बिटल में रहेगा तो साइज क्या रहेगा? छोटा, क्योंकि बगल बगल में कनेक्ट हुआ है। ठीक है। अगर p ऑर्बिटल होगा तो साइज उससे क्या होगा? बड़ा होगा। और d ऑर्बिटल में होगा तो उससे भी क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ sp sp2 sp3 के बारे में बात हुआ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो sp3 है, sp3 है, कौन है? CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड है। दूसरा sp2 है CH डबल बॉन्ड और तीसरा sp है CH डबल बॉन्ड। ठीक है। और सबका आकार बताया है। तो देखो C सिंगल बॉन्ड H ये कितना के बराबर है? 1093 एंगस्ट्रॉन। ये किस ऑर्बिटल में है? तो sp3 ऑर्बिटल का है। sp2 ऑर्बिटल का CH बॉन्ड कितना के बराबर है? 1087 एंगस्ट्रॉन।
ठीक है। और sp ऑर्बिटल में CH बॉन्ड किसके किसके बराबर है, तो 1.057 एंगस्ट्रॉन। तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यही है ना, और सबसे बड़ा कौन है, यही है। ठीक है, तो देखो sp3 में सबसे बड़ा वन बनता है और sp में सबसे छोटा वन बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि sp3 में p ऑर्बिटल 75% गुण होता है और 25% ही s ऑर्बिटल का क्या होता है, गुण होता है। कोई दिक्कत है? चलो आगे आगे हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस। किसका बात करते हैं, रेजोनेंस का। ठीक है, देखो ये रेजोनेंस अपने में ही बहुत अच्छा टॉपिक है। रेजोनेंस जो है अपने में ही एक अच्छा टॉपिक है। पहले रेजोनेंस के समझने से पहले वो चीज समझते हैं। मान लो कि तुम्हारा भाई बहन सब एक साथ बैठा हुआ है, सब एक साथ क्या हुआ है, बैठा हुआ है, हल्ला कर रहा है। मम्मी आई, बोली शांत हो जाओ। फिर तुम लोग सुने और फिर क्या करने लगे, हल्ला करने लगे। फिर दोबारा मम्मी आई, शांत हो जाओ। फिर चली गई, फिर तुम लोग हल्ला करने लगे। एक समय आएगा उसके बाद तुम्हारी मम्मी डंडा लेके आएगी, सीधे बोलने नहीं आएगी, क्या लेके आएगी, डंडा लेके आएगी और मारेगी। बात सही है कि गलत? ठीक है, तो वो जो जितना देर बर्दाश्त की है, अपना गुस्सा को क्या किए, बर्दाश्त की है, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? यानी कि कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, अगर हमको उसको तोड़ना है या कुछ भी करना है, तो जितना देर तक उस बॉन्ड को बना के रख सकता है, उसी को उसका रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को उसका रेजोनेंस कहते हैं। मतलब कि जितना देर तक तुमको झेल सकता है, जितना देर तक तुमको झेल सकता है, या जितना देर तक उस एनर्जी को झेल सकता है जो उसका बॉन्ड को ना तोड़े, उसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। सरल भाषा में यही कहते हैं। ठीक है, बाकी किताबी भाषा में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या कर रहा है, यदि किसी यौगिक का आयन में अनुनाद पाया जाता है तो वह उसका बंध लंबाई में कमी हो जाता है। अगर किसी आयन में क्या हो, अनुनाद पाया जाए, यानी कोई डिस्टरबेंस पाया जाए, अति पाया जाए, तो वहां पे या रेजोनेंस पाया जाए, क्या पाया जाए, रेजोनेंस पाया जाए, तो उसके किस में कमी हो जाता है, तो बंध के लंबाई में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। लंबाई क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और समझो, अगर लंबाई छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि कमजोर होगा, स्ट्रांग होगा ना। क्या होगा, लंबाई छोटा मतलब बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रांग। समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है? अगर उसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। और जब छोटा होगा बॉन्ड तो मजबूत होगा, छोटा होगा बॉन्ड तो क्या होगा, मजबूत होगा। ये बात पता है कि नहीं पता? पता। चलो आगे देखो, CH3 CH2 और Cl। ठीक है, एगो बॉन्ड है CH3 Cl2 और Cl। देखो CH3 CH2 और Cl ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखो तीन, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। कार्बन का चारों को बॉन्ड यहाँ भी है, चारों बॉन्ड यहाँ भी, चार को इलेक्ट्रॉन होता है, चार को बॉन्ड बनाता है, चारों क्या है, इसका जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कि नहीं है? इसमें क्या नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो दूसरा CH2 CH और Cl, कौन, CH2। तो देखो जैसे CH2 आया तो कै गो हाइड्रोजन आ जाएगा, दो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद CH, तो CH तो डबल बॉन्ड हो गया, और क्या जुड़ गया इसके साथ, Cl जुड़ गया। क्या जुड़ गया, Cl, तो Cl ऐसे मान लेते, जोड़ देते। ठीक, यही है ना। तो अब ध्यान दो, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, लुईस स्ट्रक्चर से बचा है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सॉलिड में 6 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। क्या गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 6 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? ठीक है, और
CH2 CH और Cl, है ना। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के साथ क्या करेगा, खेल करेगा। कार्बन के साथ क्या करेगा, खेल करेगा, ठीक है। और खेल करके कार्बन को चार्ज कर देगा। क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। कैसे चार्ज करेगा, तो ध्यान दो, ये तुमको, ये जो कार्बन है, ये CH2 जो है, ये जो तुम्हारा CH2 है, इस पे निगेटिव चार्ज ला देगा। कौन सा चार्ज ला देगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें कौन सा चार्ज ला देगा, निगेटिव चार्ज, ठीक। और यहाँ CH के बाद यहाँ पे CH होगा और लास्ट में कौन होगा, Cl, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, तो अपने आप तो नहीं आ जाएगा, क्या ये अपने आप आ जाएगा, नहीं, तो कैसे आएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, इस वाले में से, किस वाले में से, इस वाले में से एगो हाइड्रोजन गायब हो गया। एगो हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब हो गया। और इस वाले में से एगो हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब हो गया। ध्यान दो, यहां से भी एगो हाइड्रोजन गायब हो गया और यहां से भी एगो हाइड्रोजन गायब हो गया, तभी तो ये पॉसिबल है ना। तभी तो क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन गायब हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हुआ, दोनों एक साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अगर ये दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाया रहता तब क्या होता, तब यही होता ना। देखो ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों चीज क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक। पहले ये बनता है तब ये बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। दोनों पे एक चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। अब जो है CCl बॉन्ड, यहाँ पे देखो CCl बॉन्ड का और यहाँ पे CCl, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे तो कोई अथी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, तो बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, बड़ा होगा। बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे इस दोनों पे चार्ज जनरेट हो गया, तो इस दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड बनने लगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अपने तरफ क्या करेगा, उसको खींचेगा, अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इस बॉन्ड का लंबाई छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो जैसे इस पे रेजोनेंस आया, जैसे इस पे क्या आया, रेजोनेंस आया, बॉन्ड का लंबाई क्या हो गया, छोटा हो गया। बॉन्ड का लंबाई क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे अबंध के प्रकार क्या क्या, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला OH होता है, क्या होता है, OH का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और OH जिसके अंत में लग जाता है अल्कोहल हो जाता है, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो 96 CH बॉन्ड के बीच का दूरी कितना होता है, 107। NO बॉन्ड के बीच का दूरी कितना होता है, 136। CO बॉन्ड की दूरी 143, ठीक है। हाँ, तो ये सब कुछ बॉन्ड है जिसके बीच का दूरी दिया। देखो CC ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ट्रिपल बॉन्ड का दूरी कितना हो गया, 120, ठीक है। तो ये अगर तुम याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं याद कर सकते नहीं याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी में तुम्हारे। समझ में आया, सिर्फ तुमको बता दिया है कि देखो कौन से बॉन्ड के बीच में कितना दूरी होता है, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है, ये सब बंद हमारे समझने के लिए है, याद करने के लिए नहीं है। साफ साफ लिख दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना, हाँ। आगे नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ याद कर जाते हैं, तो मजबूरी में उसको लिखना पड़ गया है। आगे क्या कर रहा है, H2। तो H2 के बीच में जो H बॉन्ड है उसका दूरी कितना है, 74 ppm, ठीक है। F2 के बीच में जो F और सिंगल बॉन्ड है उसका दूरी कितना है, 144 ppm, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है उसका दूरी कितना है, 160 pp, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सब बॉन्ड है जिसका क्या किया हुआ है, तुमको दूरी दिया हुआ है। ये सिर्फ समझने के लिए कि देखो किसके बीच में कितना दूरी होता है, इसको समझना है, याद करने का कोई जरूरी नहीं। अब है अवंत कोण और बॉन्ड एंगल। अवंत कोण और बॉन्ड एंगल, देखो इस चीज पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से चर्चा करते हैं। ध्यान दे यहाँ पे
ये कार्बन कार्बन है ना। तो जब हम यहाँ पे लिखे हैं तो ध्यान दो, हम ऐसे 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 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए। और जब हम यहाँ पे लिखे हैं तो ध्यान दो, हम ऐसे बॉन्ड बनाए। क्या कोई ना कोई तो कारण होगा, क्या किसी न किसी कारण बस ही तो हम ऐसे बॉन्ड बनाए होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमको तो सपना आया और हम ऐसा बॉन्ड बना दिए, ऐसा नहीं ना है। तो देखो क्या कारण है, ये वो चीज समझो। अगर तुम्हारे पास 3-4 गो गेंद दे दिया और तुमको अरेंज करना है, तुम कैसे अरेंज करोगे? कोई ना कोई तरीका होगा ना अरेंज करने का, क्या करोगे बोलो। 4 गो बैलून अगर तुम्हारे, देखो टीचर्स डे में बैलून तुम लोग फुला फुला के जोड़ रहा था, तो बैलून जब जोड़ने के बाद अगर सबका शेप एक है तो तुमको कैसा शेप मिल रहा था पता है? याद करो, ऐसा शेप मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? अगर 3 गो बैलून के एक साथ बांधा था तो तुमको ऐसा शेप मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? ऐसा ही शेप क्यों मिल रहा? कुछ और शेप मिलना चाहिए था कि नहीं? सोच के देखो, जब तुम 3 गो बैलून बांधे थे तो ऐसा शेप मिला था कि नहीं मिला था? जब 4 गो बैलून बांधे थे तो ऐसा शेप मिला था, और जब 2 गो बैलून बांधे थे तो ऐसा ही शेप मिला था ना। क्यों मिला था? ऐसा शेप ही क्यों बन पाया और ऐसा शेप ही क्यों बन पाया, बताओ। देखो, जब तुम 2 गो बैलून बांधे आपस में, तो क्या इस दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन था, कोई रिपल्सन था? नहीं ना था। जब उसको तुम ऐसे सटा दोगे तो फिर वो रिपल्स होकर वहां चला जाएगा। तो यही जो पोजीशन था जहां पे इस दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्सन काम नहीं कर रहा था, इसीलिए ये इसका शेप था। ठीक है, ये वाला जो शेप है, ये यहाँ पे ही कोई जैसे कि एक दूसरे को धकेल धकेल के यहाँ पे क्या किया था, पहुंचाया था। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, इसी पे ना कोई इस पे अट्रैक्शन फोर्स ना रिपल्सन फोर्स लगा था, सारा फोर्स बैलेंस हो जाता था, इसलिए इसका शेप ये था। ठीक है, इस वाले केस में ये केस यहाँ पे जनरेट हुआ और यहाँ पे ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन हुआ, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, सेट हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, शेप हो गया। तो हर केस में अलग अलग एंगल बना, हर केस में कितना बना, देखो। जब ये सामने सामने था तो इसके केस में 180 डिग्री का एंगल बना, जब ये ऐसे था तो इसके केस में 90 डिग्री का एंगल बना, और जब ये ऐसे था तो 120 डिग्री का एंगल बना। समझ में आ रहा है? तो यही केस बॉन्ड बनाने में भी होता है। सेम केस सब कहाँ होता है, बॉन्ड बनाने में होता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। हम लोग कार्बन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन है, CH4 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो CH4 को हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, लिखते हैं। मतलब कि 4 वो, और चारों हाइड्रोजन है, मतलब कि चारों आइडेंटिकल है। चारों कैसा है, एक जैसा है, आइडेंटिकल है। तो ये चारों एक दूसरे को ऐसे ही कनेक्ट कर सकता है ना। जितना फोर्स ये इस पे इधर की तरफ लगा रहा होगा, ये फोर्स इस पे इधर की तरफ लगा रहा होगा, उतना ही ये फोर्स इसको इधर की तरफ क्या कर रहा होगा, लगा रहा होगा, और यहाँ पे ये बैलेंस होगा। अब तुम लोग तो फोर्स पढ़ चुके होगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उतना ही ये इस पे इधर की तरफ क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, उसी प्रकार ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये इस पे इधर की तरफ, ये इस पे इधर की तरफ, और ये इस पे इधर की तरफ। अपोजिट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो ये भी निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो ये फोर्स इसको काट देगा, ये फोर्स इसको काट देगा, ये फोर्स इसको काट देगा, और ये फोर्स इसको काट देगा। मतलब कि यही शेप इसका निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हाँ, चेंज किस केस में होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्लोरीन लगा दे, क्या लगा दे, क्लोरीन लगा दे। तो अब थोड़ा एंगल अब 90 डिग्री न रह के एंगल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये चारों आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे OH लगा दें या COOH लगा दें। अगर इधर हम चेंज करेंगे तो ये एंगल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये वाला कितना बड़ा है, ये वाला कितना बड़ा है, या कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो हो सकता है अगर ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे भी बन सकता है, ये सब एक साथ आ जाए। और इधर जैसे कि मान लो जहां पे डबल वन बन रहा है, कौन सा वन बन रहा है, डबल वन। देखो कार्बन कार्बन यहाँ डबल वन बना लिया, ठीक। तो अब जो हाइड्रोजन मिलेगा ये यहाँ पे नहीं जुड़ सकता है। कहाँ पे नहीं जुड़ सकता है,
क्यों? क्योंकि इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा और इसके कारण इस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कभी रुक नहीं पाएगा, ये कहाँ पे रुक पाएगा, तो ये यहाँ पे रुक पाएगा, पीछे रुक पाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब ये इसका सही स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अब ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये कार्बन वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको इधर आने से क्या कर देगा, रोक देगा। आने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक, तो इसीलिए ये सब इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक, यही सब पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, किसी यौगिक आयन के उपस्थित दो निकटतम बंध के मध्य कोण को अबंध कोण कहते हैं। यानी कि दो निकटतम को क्या कहते हैं, बंध कोण कहते हैं। यही चीज लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा क्या है, अबंध कोण के डिग्री के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको क्या चीज के रूप में व्यक्त करते हैं, डिग्री के रूप में करते हैं, रेडियन के रूप में करते हैं ना, या तो डिग्री में कर दे, नहीं तो क्या चीज में कर दे, रेडियन में कर दे। ठीक है, अबंध कोण समानता संकरण अवस्था पर निर्भर करता है। यदि संकरित कक्षों में एस गुण घटता है, अगर एस का परसेंटेज क्या होगा, घटेगा, यानी कि एस ऑर्बिटल गोल वाला होता है ना, अगर इसका गुण क्या होगा, घटेगा, तो बंध कोण भी घट जाएगा। तो बंध कोण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो जहां भी एस ऑर्बिटल है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोले जैसे ही आती होगा तो ये कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो डबल वन बना, यहाँ पे डबल वन बना तो ये पी वन बनता है, पी पाई वन बनता है। कौन सा वन बनता है, पी पाई वन। ठीक है, तो जैसे ही डबल वन बना ये कोण क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा हो गया। आ रहा है समझ में? आगे, एसपी संकरण में अबंध कोण क्रमशः 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जहां भी एसपी है वहां पे 180 डिग्री का बनता है। वहां पे कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जैसे कि BH2, BF2, BCl2, समझ में आ रहा है? एगो इधर रहेगा, एगो इधर रहेगा, एगो इधर रहेगा, एगो इधर रहेगा, दोनों दो साइड रहेगा। दोनों कैसा रहेगा, दो साइड। ठीक है, तो इस केस में 180 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180। इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, जहां भी sp2 रहे, क्या रहे, sp2 रहे, इसमें 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 120 डिग्री का। जैसे BH3 क्या हो गया, BH3, तो B बीच में रहेगा, एगो यहाँ और एगो यहाँ, और ये जो कोण है कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। ठीक, तो देखो यहाँ पे H H H आइडेंटिकल है ना, एक जैसा है कि नहीं है? अगर ये एक जैसा नहीं रहेगा तब भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और sp2 में कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, और sp3 में कितने डिग्री का बनेगा, 109 डिग्री का और 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक, तो ये किस में बनेगा, sp3 में। ठीक है, और CH4, CF4, CCl4 और CBr में अबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट है। वह आकृति चतुर्फलीय है। और आकृति कैसा है, चतुर्फलीय, ऐसा आकृति होता है। ये CH4 का स्ट्रक्चर है ना। ठीक, तो ये सामने से बोर्ड पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियल में थोड़ा सा पीछे क्या होता है, झुका हुआ। ठीक है, आगे DsP2 अगर कौन सा हो, D ऑर्बिटल हो और sp2 भी हो, तो संकरण अबंध कोण 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा बॉन्ड इंथैल्पी। क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी। तो देखो गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट अबंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अबंध इंथैल्पी कहते हैं। ठीक, जैसे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता था, एगो आयन बनाने में जो एनर्जी लगता था उसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते थे। उसी प्रकार एगो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, अबंध इंथैल्पी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, ओ मैडम जी, आपको बोले थे कल जो 6 क्वेश्चन था उसमें से लिखने के लिए, अब भी क्लास में बिना देखे कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कै गो लिख के आए हैं, 6 लिख ली हुई है? तब
अभी जो भी लिखी हुई थी उसका जैसे थी, कौन लिखी हुई है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो ना। हाँ तो ये लिख के बताओ तो। अब भी नहीं याद है तो कथी किया घरे, तो देख के लिखो। ठीक है। अवंध इंथैल्पी, गैस स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट अवंधों के एक मोल को तोड़ने में, कितने मोल को, एक मोल का कोई भी बॉन्ड बना हुआ है उसको अगर तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं, अवंध इंथैल्पी कहते हैं या बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। कोई ए और बी गैस है, कोई ए और बी क्या है, गैस है जिसका बॉन्ड बना हुआ है, उसका ऊर्जा क्या होगा, ए प्लस बी का ऊर्जा होगा कि नहीं होगा, जो जुड़ा हुआ है उसका जो ऊर्जा है वही है। अवंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल पर मोल होता है, क्या होता है, किलो जूल पर मोल, उसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर मोल। ठीक है। हाइड्रोजन का अणु, मान लो कि दो गो हाइड्रोजन है, एच एच, तो ये क्या बनाएगा, H2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, H2 क्या है, गैस है। तो इसको जो तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा कितना लगेगा, 438.8 किलो जूल पर मोल। एक मोल अगर हाइड्रोजन को, गैस को तोड़ना है तो हमको इतना एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक। द्वि परमाणु अणु के अवंध द्रव्य का मान बंध लंबाई का युक्तिकर्मानुपातिक होता है। मतलब क्या कि अगर कोई दूसरा दूसरा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है क्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन है फ्लोरीन हो गया, चाहे हाइड्रोजन है ब्रोमीन हो गया, तो ये किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है कि उसका बॉन्ड का साइज क्या है, बॉन्ड का साइज क्या है, यानी कि बॉन्ड का लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना कमजोर होगा, और बॉन्ड का लंबाई जितना छोटा होगा उतना अधिक मजबूत होगा, यानी कि उतना ज्यादा एनर्जी होगा कि नहीं होगा। तो देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, तो सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा लंबाई फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर किसका, आयोडीन का। तो अवंध एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड का लंबाई क्या है, सबसे छोटा है, और जिसका बॉन्ड का लंबाई सबसे कम है वही सबसे ज्यादा मजबूत है ना। तो बॉन्ड का एंथैल्पी किसका सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब किसका, आयोडीन का। आ रहा है समझ में। कर रहा है, यदि द्वि परमाणुओं में अवंध की संख्या बढ़ जाए, क्या किसका संख्या बढ़ जाए, बॉन्ड का संख्या बढ़ जाए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर केस हो जाए, तो देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो तुमको अभी तक देर पहले बताया है सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड होता है, हा? सिंगल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कम दूरी पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है ना, और ज्यादा दूरी पर कौन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। तो बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक। आगे, किसी संक्रिक कक्ष में एस प्रकृति जितना अधिक होगा उसका बंध ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, अतः बंध का ऊर्जा बढ़ते क्रम में होगा। तो हमको पता है sp3 में s 25% होता है और p कितना परसेंट होता है, 75%। तो कमजोर हुआ। sp2 में s कितना परसेंट, 73% और 26% के आसपास था ना, ऐसा कुछ था। ठीक है। और sp में कितना था, 50-50%। ठीक। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, sp। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, sp। तो sp को तोड़ना सबसे मुश्किल, sp2 को तोड़ना उससे आसान, और sp3 को तोड़ना सबसे आसान होगा। देख लो, है sp3 सबसे कमजोर है और sp सबसे मजबूत है। कोई दिक्कत। अब हाइड्रोजन में, किसमें, हाइड्रोजन में, तो क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन, बंध का ऊर्जा क्रम होगा, बंध ऊर्जा क्रम, कारण अनुदायक बंध ऊर्जा बढ़ता है। ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन हो गया,
फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन क्लोरीन के केस में थोड़ा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लोरीन जो है फ्लोरीन से क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन का मजबूत होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा, तब ब्रोमीन होगा, तब क्या होगा, आयोडीन होगा। ये बात पता है ना। क्लोरीन में क्या, क्लोरीन के केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। ठीक, आगे आगे है बहु परमाणु अणुओं के अवबंध समर्थ व निर्धारण अधिक जटिल होता है। जैसे कि H2O अणु में दो OH अवबंध है जिनके विच्छेदन हेतु आवश्यक ऊर्जा समान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पानी को तोड़ना क्या आसान नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें H2O है जिसमें H प्लस OH मिलकर बना हुआ है। क्या बनकर बना हुआ है, H प्लस OH। ठीक है, और एक H के लिए 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और OH को तोड़ने के लिए 427 किलो जूल पर एनर्जी चाहिए, है ना। ठीक है, अगला अगला टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यानी कितने, किस ऑर्डर का बॉन्ड बना हुआ है, अवंध कोटि। ससंयोजन अवंध में लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु के दो परमाणुओं के मध्य अवंधों की संख्या को अवंध कोटि कहलाती है। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच का जो होता है बॉन्ड से क्या कहते हैं, अवंध कोटि कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि H2 अणु में एक सहसंयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः इसको क्या कहेंगे, आवंत कोटि एक है। ठीक है, जिसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसका आवंत कोटि कितना होगा, दो। सीधा सीधा समझो, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा उतना ही उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो एक, दो दो इलेक्ट्रॉन का होगा तो दो, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का होगा तो तीन, चार पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आगे क्या है, आगे क्वेश्चन आंसर, आगे क्या है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या कर लेना है, बना लेना है। क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले किताब को एक बार क्या कर लेना है, सही से पढ़ लेना है। बुक पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, और तुम लोग ये एबीसी किताब जिसके जिसके पास है, तो आगे से क्वेश्चन आंसर जैसे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर बनाना क्या कर दो, शुरू कर दो, बैठल नहीं रहना घरे। ठीक है, जितना पढ़े हो उतना पढ़ के आगे का क्वेश्चन आंसर शुरू कर दो, और जो बचेगा हम लोग क्लास में क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।